वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 3 हमारे चैप्टर 3 पोएम्स क्लास 11 की इंग्लिश का, जिसमें आज हम करने वाले हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्लॉसरी की थी और उससे पहले हमने पूरी रीडिंग की थी और हमने ये समझा था। तो पहले आप वो वाले लेक्चर देख लें और फिर आप इस पे आ जाएं। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं, जो मैं यहाँ पे इधर बनाऊंगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अगर आप सारे नोट्स सब फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आप उधर मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे आपको। आप बस मैसेज कर दें। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी स्क्रीन पर जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आ रहे होते हैं। तो अब है ना, शुरू करते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे पहला यार क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, ये पार्ट ए है जिसमें आंसर को देने हमें लंबे वाले, ठीक है। और इधर हमें एन एमसीयू दिए हमें, ठीक है। तो अब है ना, हम ये शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नो वन कैन सी द विंड, डिस्कस हाउ कैन वी फील इट्स प्रेजेंस। तो यार ये जो हमारी पोइम थी ये वाली, ठीक है, ये हवा के ऊपर थी। बहुत सारे है ना उसके खसूसियात बताए गए थे, भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये करती है, ये ऐसे छुपी हुई होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उस लेक्चर में डिस्कस की थी। अब ये पूछ रहा है कि यार आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस कैसे कर सकते हैं। तो उसका आंसर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। हम इसका आंसर देखते हैं। वी कैन फील द विंड्स प्रेजेंस, ठीक है। आप उसको महसूस कर सकते हैं कैसे? थ्रू इट्स इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल यार, हवा जो है आपकी, वो है ना, अम, आपकी पतंगों को या फिर परिंदों को बहुत ऊपर है ना ऐसे खींच रही होती है, या है ना धक्का दे रही होती है, ठीक है। और आपको भी दे रही होती है। उसके अलावा हवा को सुन भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, दी हुई हैं। तो यार इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट्स है ना, उसके थ्रू है ना यार, जो इफेक्ट्स है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि यार हवा होती है असल में, ठीक है। उससे हमें पता चलता है उसकी प्रेजेंस है, मतलब वो मौजूद है। कैसे? जो पोएम है उसमें ये वाली चीज़ें दी हुई हैं। द विंड ब्लोज द काइट्स, मूव्स द बर्ड्स इन द स्काई, और अब और शोर करती है, आवाज़ आती है उसकी, ऐसी ही चीज़ें, ठीक है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फिर क्वेश्चन 2 पे आते हैं। व्हाट डज ब्लो ऑल द डे। यहाँ पे होगा व्हाट ब्लोज ऑल द डे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे ही हुआ आएगा, ठीक है, व्हाट ब्लोज ऑल द डे। तो हम इधर जाते हैं, ठीक है। इधर भी ये फिक्स कर लेते हैं। ये कह रहा है कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे दिन है ना उड़ रही होती है। तो यार जैसे लिखा हुआ है आपके पोएम में, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो एक लाइन थी ना, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ये भी कह रही है कि यार जो आपकी हवा है वो पूरे दिन है ना ब्लो हो रही होती है। तो यार वही चीज़ है ना, आप यहाँ पे आके लिख लेते हो। द विंड ब्लोज ऑल डे लॉन्ग एज द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ इट कंटिन्यूअसली मूव्स एंड अफेक्ट्स इट्स सराउंडिंग्स। एक काम कर ले, अब इसको है ना, इसको और भी छोटा वैसे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। द विंड ब्लोज ऑल डे लॉन्ग एज द पोएम डिस्क्राइब्स, और फिर यहाँ पे आप वही एग्जैक्ट सीन लिख लें। ओ विंड, ये वाली जो लाइन थी ना यहाँ पे, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ये बस यहाँ पे लिख लें उसकी जगह, ये बेहतर रहेगा। इस पे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यार पैसेज खुद हमें कह रहा है कि यार वहाँ पे ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डज यू रेफर टू इन द पोएम, ठीक है। बार बार यार आपने पोएम में देखा होगा, मैं शुरू में भी ऐसे किया था ना, ये जो हाईलाइट किए थे मैंने यहाँ पे, यू और यू, ऐसे यूं। तो यार ये है क्या? मैंने आपको वही बताया था कि आपकी हवा है। तो वही चीज़ है ना, हमने यहाँ पे लिख ली। इन द पोएम यू रिफर्स टू द विंड, द पोएट पर्सोनिफाइज द विंड स्पीकिंग डायरेक्टली टू इट एज इफ इट वर अ लिविंग बीइंग। मतलब ऐसे है ना लिखा गया है कि यार वो है ना हवा से बात कर रहा है। बस ये है ना, आपकी जो शायरी है, आपका ये नज़म है, इसको बस है ना ज़्यादा वो है ना बनाने के लिए, ज़्यादा दिलचस्पी बने ना लेने के लिए, उसकी वजह से है ना ऐसे ही किया जाता है। जैसे यार आपने शायरी सुनी हुई है काफ़ी, जो आशिक होते हैं भाई, पता नहीं कौन सी शायरी करते होते हैं, मुझे याद भी नहीं रहती, लेकिन हाँ वैसे ही समझे ना, इसमें टेस्ट बेहतर सुनने के लिए ये सब है ना ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? डिस्कस द मेन आइडिया ऑफ द पोएम द विंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ठीक है। अब मेन आइडिया जो है विंड का वो डिस्कस करना है। तो यार इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम
is the invisible yet powerful presence of the wind. The poet highlights how the wind, though unseen, can be felt and heard as it interacts with the world. The wind's force and mystery are central themes, emphasizing its influence on nature and human experience. तो यार जो हमने सेंट्रल थीम पढ़ी थी ना पहले, तो यार उसके बारे में ही लिखना है कि यार एक तो सबसे पहले कि यार जो विंड है वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, जैसे लिखा हुआ था पैसेज में कि यार बहुत ताकतवर चीज है, बहुत तेज से आती है, धक्का देती है, पता नहीं क्या क्या कर लेती है। एक तो ये, दूसरा यार जो आपकी हवा है बहुत सारी चीजें कर सकती है लेकिन आप उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, जब वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दो अनसीन। ठीक है, बट इट कैन बी फेल्ट एंड हर्ड एज इट इंटरैक्ट्स विद द वर्ल्ड। ठीक है, और उसके अलावा द विंड्स फोर्स एंड मिस्ट्री आर सेंट्रल थीम्स एम्फसाइजिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, यही है ना वो सेंट्रल थीम जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये वाला, उसी की बात की जा रही है बस। ठीक है, तो ये है ना आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। यार बस मेन आइडिया सेंट्रल थीम क्या है, आप वही वाला सेंट्रल थीम भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट मसला नहीं है, मैंने है ना थोड़ा सा वर्डिंग करके अलग रख लिया जो आपको बेहतर लगे। फिर हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एनालाइज द मीनिंग्स ऑफ द लाइन आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। ठीक है, इनकी है ना मीनिंग्स और डेफिनेशन जाननी है कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यार दीज लाइन्स reflect the poet's wonder and curiosity of the about the nature of the wind. By asking if the wind is a beast or a child, the poet is contemplating whether the wind is a wild, uncontrollable force of nature, like a beast, or something more playful yet powerful, like a child. The comparison suggests a sense of awe at the wind's strength despite its इनविजिबल प्रेजेंस। तो यार बस यहाँ पे ना सिंपल सिंपल है ना, अगर मैं तर्जुमा करके बताऊँ तो ये है कि यार एक तो सबसे पोएट है जो आपका है, जो आपके रॉबर्ट भाई साहब हैं, वो तो सबसे पहले हैरान है और मतलब सोच रहे हैं कि यार मतलब हवा जो है, ठीक है, जो नेचर में है, मतलब इतनी पावरफुल है। ठीक है, अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि यार ये मतलब एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जैसे बीस्ट की तरह, मतलब अनकंट्रोलेबल, या फिर ये है ना बच्चों की तरह है ना, ज़्यादा वो प्लेफुल है लेकिन फिर भी है ना ताकतवर है जैसे बच्चे होते हैं वैसे। ठीक है, तो ये है ना कंपैरिजन किया जाए ताकि, क्योंकि यार हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन यार वो बहुत ताकतवर होती है, तो ये सीन है। तो ये है ना पूरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। ये सो हाई है वैसे, लेकिन चलें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो यार इसका मतलब ये है कि मैंने आपको देखा था कि यार आप है ना हवा में ना अपनी पतंगे लेके चले जाते हैं। ये हवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट सजेस्ट्स दैट द विंड हैज़ द पावर टू लिफ्ट काइट्स इनटू द स्काई। वही चीज़ जो मैंने आपको बोली थी इस लेक्चर में भी, उससे 2 लेक्चर पहले भी। इट सिंबलाइजेस द विंड्स एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट, शोकेसिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड रीच। ठीक है, वही चीज़ है। और फिर उसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। What does the wind symbolize in the poem? Also evaluate its spiritual meaning. ठीक है, अब मतलब यहाँ पे सबसे पहले symbolize मतलब यार वो क्या कहना चाह रहा है, एक तो ये, और उसके अलावा spiritual meaning। ठीक है, मतलब कौन सी महसूसियात ऐसी हो आ रही है। तो इन द पोएम द विंड symbolizes an unseen omnipresent force। ठीक है, omnipresent की जगह काम कर ले आप, है ना पावरफुल लिख ले तो बेहतर होगा। दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग इट टचेस। मतलब यार जैसे कहा होता है यार मैं हवा को देख नहीं सकता लेकिन फिर भी है ना यार मुझे धक्का दे रही होती है और पता नहीं मुझे आवाज़ सुनाई दे रही होती है, वही चीज़। ठीक है, ये सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और स्पिरिचुअली यार अब यहाँ पे जो वो बीस्ट वाला था ना उसी से रिलेटेड, द विंड could represent the presence of a higher power or the spirit that moves through all things, invisible but powerful, and embodies the idea of something that is always there, influencing life in ways that are felt but not seen। आप देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हो, तो वो है ना स्पिरिचुअली इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं पार्ट ए के आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन 8। आर्ग्यू द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विंड। तो यार मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन, यार इस पूरी जो पोएम का नाम क्या है, द विंड। ठीक है, पूरी पोएम का नाम ही द विंड है। तो मेटाफोरिकली यार ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो मेटाफोरिकली ठीक है, द विंड represents unseen forces in life such as emotions, thoughts or spiritual energy that have a profound impact on the world. The wind's ability to move objects and create sound despite being invisible mirrors how intangible aspects of life can influence our actions and feelings. The poem suggests that even things we cannot see or fully understand कैन हैव सिग्निफिकेंट पावर। बस सिंपली यार मेटाफोरिकली ये बात की जा रही है कि हवा है ये ऐसी चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते, और ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यार
आपके जो इमोशंस होते हैं या फिर जो आपके ख्यालात होते हैं, जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इनको भी नहीं देख सकते। लेकिन यार ये भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। जैसे हवा है वो आपको धक्का दे देता है, वैसे ही आपके जो ख्यालात होते हैं, ख्यालात है ना कैसे भी हो सकते हैं भाई, ख्यालात से है ना भाई, आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन वालों ने पता नहीं कितनी है ना तरक्की कर ली भाई, बिजनेसमैन होते हैं वो इतना पैसा कमा लेते हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका इम्पैक्ट आ सकता है। इमोशंस भी होते हैं, उससे आप खुश होते हो, नाराज़ होते हो, रोते हो वगैरह। ठीक है, तो वो है ना मेटाफोरिकल एक मीनिंग आ जाती है। ठीक है, और आपकी जो हवा है, भले उसको आप देख नहीं सकते लेकिन वो फिर भी बहुत पावरफुल है। और वैसे ही आपके जो इमोशन थॉट्स है, ये सारी चीज़ें वो भी है ना, उसको आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी ये पावरफुल होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यार ऐसी चीज़ें आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो है ना पावरफुल होती है और काफ़ी इम्पैक्ट लाती हैं आपकी ज़िंदगी में। ये है ना मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी द विंड की। फिर आते हैं हम पार्ट बी में, चूज द बेस्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड, स्पिरिचुअलिटी, मिस्ट्री एंड इमोशंस। दोनों में से कोई, चारों में से कोई एक लेना है। तो यार ये हमने है ना सबसे पहले जो हमने सेंट्रल थीम पढ़ी थी, द पावर ऑफ द विंड्स। ठीक है, वही चीज़ है ना यहाँ पे लिखी गई थी, डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड्स। वही एग्जैक्ट चीज़ है यार, मैंने जैसा आपको बताया था ना पहले लेक्चर में कि यार ये चीज़ बात की जा रही है कि आपकी जो हवा है, ठीक है, वो कितनी पावरफुल आवाज़ निकालती है और ऐसी ही चीज़ें कि यार मतलब वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है लेकिन यार उसको देख नहीं सकते। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी, द पावर ऑफ द विंड्स। स्पिरिचुअलिटी, नहीं भाई, ये कभी अल्फाज ही नहीं आया। मिस्ट्री, नहीं भाई ये भी कभी नहीं बोला था। और इमोशंस, ये भी कभी नहीं बोला, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पावर ऑफ द विंड्स है जो वहाँ पे लिखा हुआ था और वही हमने समझा था। फिर आते क्वेश्चन 2 पे, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज, यार वो हमने शुरू शुरू में ही पढ़ा था यार पहले लेक्चर में, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही वाला सही आंसर है आपका। फिर आते हैं आखिरी सवाल पे, द विंड इज पर्सोनिफाइड एज ए, ऑप्शन ए डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल एंटिटी, बी नेवर चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। अगर आपको पैसेज याद हो, इसका आंसर हमने पढ़ा था डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल एंटिटी। ठीक है, कहाँ पे पढ़ा था, आप इधर आते हो समरी में और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ये बहुत डायनामिक होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। ठीक है, तो इसी से ये ना हमारे आंसर यहाँ पे आ जाता है। इससे हमारे क्वेश्चन 3 सॉल्व हो जाता है और हमारे है ना क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। फिर अगले लेक्चर में फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप है ना वीडियो वापसी देख सकते हैं, वरना तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें, यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं और बाकी सारे चैप्टर्स के जो मैंने बनाए हैं और भी बनाऊंगा जो चैप्टर्स के नोट्स फ्री में हैं चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और आप बस मैसेज कर दें, हम आपको भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन से देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। फिर अगले लेक्शन में फिर हम है ना फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं।